मैजिकल मिल्क वेल। एक गांव में चंद्रा नाम का एक दूध बेचने वाला रहता था। उसके पास एक गाय था। रोज सुबह गाय को चारा देकर दूध निकालता था और एक कैन में डालकर साइकिल में ले जाता था और गांव गांव घूमकर दूध ले लो भाई, दूध ले लो कहकर बेचता था। एक दिन चंद्रा एक घर में दूध दे रहा था। तभी उस घर से हरिता नाम की एक सुंदर सी लड़की दूध लेने के लिए बाहर आई। तब चंद्रा, अरे वाह कितनी सुंदर है लड़की, शादी करना है तो यही लड़की से शादी करना चाहिए कहकर मन में सोचने लगा। तभी हरिता के दोनों भाई बाहर आए। उसमें से एक, क्यों बे इतनी हिम्मत तुमको, हमारी बहन को ऐसे घूर कर देखते ही जा रहे हो कहकर चंद्रा की अच्छा सा धुलाई किया। अबे ओए, यही आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर फिर से मेरी बहन की तरफ देखा तो आंखें निकाल दूंगा। मालिक मुझे माफ कर दीजिए, आपकी बहन है सोचकर मैं उनको नहीं देख रहा था। मुझे सच में आपकी बहन का खूबसूरती को देखकर घस खाकर गिर गया था। आपकी बहन मुझे बहुत अच्छी लगी, शादी भी करना चाहता हूँ। क्यों बे, अभी भैंस को मारा जैसे मारा, फिर भी समझ में नहीं आता है तुमको? मालूम नहीं मालिक, आपकी बहन से ही शादी करना चाहता हूँ। आपके बहन से शादी करने वाले कैसे होना चाहिए बताइए? उसको शादी करने वाला करोड़पति होना चाहिए, संपत्ति स्थिति सब कुछ अच्छा होना चाहिए। मालिक अगर मेरे पास ये सब कुछ है तो आपकी बहन का शादी मुझसे कराओगे क्या? दूध बेचने वाला तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आएंगे? मालूम नहीं जीजाजी, लेकिन मैं बनूंगा कहकर वहां से चला गया। चंद्रा घर लौट रहा था तो रास्ते में उनको एक अजीब सा आवाज सुनाई दिया। चंद्रा इधर उधर देखा तो वहां उसको एक कुआं दिखाई दिया। उस कुएं के पास जाकर झुककर देखा तो अंदर एक बूढ़ी औरत उसमें गिरी हुई थी। बचाओ बचाओ कहकर चिल्ला रही थी। उसी वक्त चंद्रा कुएं के अंदर कूदा और उस दादी को बाहर निकाला। उस दादी के पूरा बदन मिट्टी से भरा हुआ था। तब चंद्रा उस दादी से, ये क्या दादी, इतनी गहरी कुएं में आप कैसे गिर गए और आप यहाँ तक कैसे आए? प्यास प्यास कहकर पूछी। तुरंत चंद्रा उसके पास दूध जो है वो ग्लास में डालकर दादी को पिलाया। तब दादी ने आधा ग्लास दूध को पिया और बाकी आधा दूध कुएं में फेंक दिया। अरे दादी, ये क्या किया है आपने? दूध नहीं चाहिए तो मुझे दे सकती हो ना, उस कुएं में क्यों फेंक दिया? अरे पागल, मेरी मदद करने के लिए ये तुम्हारे लिए एहसान है कहकर वहां से चली गई। क्या हुआ दादी, पागल हो गई क्या? आधा दूध कुएं में डालकर तुम्हारे लिए एहसान है कहकर चली गई। कहकर ग्लास लेने के लिए कुएं में देखा, बस वो कुआं एक दूध की कुआं जैसा बदल गया। तब चंद्रा हैरान हो गया और अरे ये क्या है, ये तो माया जैसा है, दूध का कुआं जैसा दिख रहा है या फिर कुछ मिट्टी मिलने की वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है। सोचकर उस कुएं से दूध को निकालकर ग्लास में डालकर पिया। अरे वाह, ये दूध तो कितना स्वादिष्ट है, अब तो पीछे मुड़कर देखने की जरूरी भी नहीं होगी और इस माया दूध वाली की कुआं की मदद से मैं बहुत धनी बन जाऊंगा। सोचकर उस रात को 2 मिल्क टैंकर को लाकर एक पाइप को कनेक्ट करके कुएं में जितना भी दूध था वो सब टैंकर में भरकर बेचना शुरू करने लगा। बाद में चंद्रा कम समय में बहुत धनी हो गया और बहुत नाम भी कमा लिया और आराम की जिंदगी जीने लगा। उसके बारे में हर गांव में सब लोग चर्चे करने लगे। हरिता के दोनों भाई चंद्रा के महानता के बारे में जानकर तुरंत उनकी बहन हरिता को चंद्रा को देकर शादी किए। गरीब का ट्रेन जर्नी। एक रेलवे स्टेशन में जब ट्रेन जा रही थी तो सूटकेस पकड़कर एक मोटा आदमी जल्दबाजी में ट्रेन में चढ़ा। वो फिर सीट पर बैठकर चैन की सांस ले रहा था। वो दिखने में तो अमीर लग रहा था। थोड़ी सांस लेने के बाद वो इधर उधर देखकर, ये क्या, ये जनरल कंपार्टमेंट है कहकर चिढ़ते हुए अपना मुंह बनाया। उसके सामने बैठा एक लड़का, अरे ये क्या, बिना देखे कैसे चढ़ गए सर? सब मेरी किस्मत है, फर्स्ट क्लास में चढ़ने वाला मैं, ट्रेन निकलने वाली थी इसलिए जल्दबाजी में इसमें चढ़ गया। जाने दीजिए, अब 1 घंटे में कोई ना कोई स्टेशन आ ही जाएगा, तब उतर कर आपके कंपार्टमेंट में चले जाना। मैं 1 घंटा इस कीचड़ में रहना होगा, मुझसे नहीं होगा। यूं चिढ़ने लगा वो लड़का हंसते हुए। सब भोगी में कनेक्टिविटी नहीं है सर, ये सेपरेट है। इतने में फटे हुए कपड़े पहनकर एक आदमी इस कंपार्टमेंट के शुरू से सबको एक पैम्पलेट देते हुए आ रहा था।
फिर वो इनके पास आकर हाथ जोड़कर पैम्पलेट देकर चले गया। वो मोटा आदमी चिढ़ते हुए उस गंदे कागज को मोड़कर नीचे फेंक दिया। ये क्या है जी, ये नालायक कोई जगह छोड़ ही नहीं रहे हैं, हर जगह भीख मांग रहे हैं। हालत कभी कभार मांगने पर मजबूर कर देते हैं, हर इंसान की स्थिति अलग होती है। कहकर उसके हाथ में वो पैम्पलेट देखने लगा। इतने में दूसरी तरफ से वो गरीब आदमी पैम्पलेट फिर से लेते हुए उनके दिए कुछ पैसे लेकर लोगों का शुक्रिया नमस्कार करते हुए आ रहा था। आखिर इनके पास भी आया। पैम्पलेट पढ़कर लड़का जेब से पैसे निकालकर गिनते हुए अपने पास रखे 250 रुपए में से 50 निकालकर उसे दे दिया। वो देखकर उस मोटे आदमी को बहुत गुस्सा आया। क्यों जे, तुम जैसे पढ़े लिखे लोग भी ऐसे बेगर्स को एनकरेज करते हो? पहली बात तो उनके पास टिकट तक नहीं है और इन्हें रेल में आने देना ही गलत बात है। आने के बाद दूर से ही चलते हुए गाड़ी से इन्हें बाहर फेंक देना चाहिए। जब तक हाथ पैर नहीं टूटे इन रास्कल्स को अकल नहीं आएगी। वो फटे कपड़ों वाला इंसान सर झुकाकर खड़ा था। वो लड़का गुस्से में, इसके दिए पैम्पलेट को बिना पढ़े ही आपने फेंक दिया। वो मिस्त्री का काम करके जीवन गुजारता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कोई भी काम न मिलने के कारण शहर के पास अपने गांव तक कुछ 100 किलोमीटर अपनी बीवी के साथ चलकर पहुंचा। उसकी वजह से इनकी बीवी की रीढ़ की हड्डी कमजोर पड़ गई और जब हॉस्पिटल में दिखाए वे बोले कि ऑपरेशन तो करेंगे लेकिन दवाई इन्हें ही लेनी होगी। वो दवाई के लिए ही 10,000 लगने वाले हैं। हमारा क्या है, हम साल भर आराम से घर पर बैठकर अपने सेहत बचा सकते हैं। बेचारे इन जैसे लोगों के दुख को हम एक दिन भी सहन सकते हैं क्या? हम कुछ न कुछ देकर इनकी मदद करनी चाहिए, ना कि ऐसे बातें करनी चाहिए। तो वो मोटा आदमी गुस्से से, क्यों देना चाहिए जी? जब हमें जरूरत हो तो वे लोग हमें देकर हमें बचाएंगे क्या? आप बिल्कुल बोले हो, ये सब फ्रॉड गैंग है जी, आप समझ ही नहीं रहे हो। यूं कह रहा था कि तभी वहाँ टीसी आया। टिकट प्लीज। वो लड़का अपना टिकट दिखाया। फिर वो मोटा आदमी अपने जेब में हाथ डालते हुए, टीसी जी, ये बेगिंग नाम की चीज आप जैसे होशियार लोग कब बैन करोगे? कहकर जेब में पर्स ना होने के कारण दूसरे जेब में हाथ डालकर ढूंढने लगा। उस जेब में भी नहीं दिखने के कारण वो चौंक कर खड़ा हुआ और पैंट की जेब, शर्ट की जेब सब ढूंढने लगा। फिर वो भोली सी शक्ल लगाकर, सर, चलती हुई ट्रेन में जल्दबाजी में बैठने के कारण वैलेट प्लेटफॉर्म पर गिर गया होगा सर। मेरा फर्स्ट क्लास टिकट है सर। ठीक है, कौन से गांव जाना है आपको? पटना सर। ठीक है, फिर 750 रुपए दीजिए। यूं कहकर टिकट लिखकर देने लगा। रोते हुए शक्ल बनाकर, पर्स नहीं है, अभी अभी तो कहा था ना जी। ऐसे मैंने बहुत देखे हैं, पहले पैसे निकालो। वो बात ही नहीं कर पाया और इधर उधर देखने लगा। ठीक है, आने वाले स्टेशन पर पुलिस वाले तुम्हें ले जाएंगे, 6 महीने जेल की सजा भी मिलेगी। सर, मेरे पर्स में पैन कार्ड भी है, वो भी गया। पर्स के साथ साथ फोन भी गया। टीसी सर, ऐसे यूं बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ने वालों को ही दूर तक ले जाकर बाहर फेंक देना चाहिए। अभी अभी इन्होंने ही कहा था ना, आप ये काम करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। बाप रे, मुझे छोड़ दो, मुझे तो लग रहा है मार ही डालोगे। यूं चिल्ला रहा था। वो पैम्पलेट पकड़कर वहीं खड़ा वो गरीब, सर, बेचारे को जाने दीजिए, कहकर जेब से पैसे निकालकर गिनकर कहा, सर, मेरे पास 875 रुपए हैं सर, वो 750 रुपए मैं देता हूँ। 6 महीने जेल में रहा तो इसका परिवार बहुत दुखी हो जाएगा सर। पैसे ना हो तो वो दर्द का मुझे बहुत अंदाजा है सर। टीसी उससे पैसे लेकर उसके लिए टिकट लिखकर दे दिया। रोना रोककर आश्चर्य से देख रहा उस मोटे आदमी को वो गरीब टिकट देते हुए, ये लो भाई, आराम से पटना तक जाइए। तब वो लड़का बोगी में मौजूद प्रयाणिकों से, वैसे अब सच में भिखारी कौन निकला? सब उस मोटे आदमी की ओर दिखाते हुए, वही भिखारी है। सारी औरतें मुंह को अपने साड़ी से छिपाकर हंसने लगे। वो रिच बेगर बिना सर उठाए ऐसे ही खड़ा रह गया था। मैजिकल बैम्बू कार। सौरभ और हिमांशु कहकर 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई सौरभ बहुत अच्छा आदमी था। घर पर आए हुए मेहमानों के साथ अच्छा सा पेश आता था और विनम्रता से बात भी करता था। लेकिन हिमांशु ऐसा नहीं था। उनके घर पर आने वालों को थोड़ा सा भी मर्यादा नहीं करता था। एक दिन उनके पिताजी हिमांशु से, बेटा, बड़े लोगों को तुम क्यों इज्जत नहीं देते हो? कल हमारे घर पर आए मेहमानों के साथ थोड़ा बहुत अच्छे से पेश आके बात किया तो क्या होगा तुम्हारा? हाँ, पिताजी, घर पर आने वाले सबको मैं इज्जत नहीं देता हूँ। ऐसे फालतू में पैसे पूछने वालों के साथ मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, कहकर उधर से जाने वाला ही था।
इतने में पिताजी, बेटा वे लोग पैसे मांगने नहीं आए थे, हमारे बैम्बू का खेत जो है ना उसमें बैम्बूस खरीदने के लिए आए थे। पिताजी, आपको वे लोग जरूरी हो सकते हैं, लेकिन मुझे तो स्पोर्ट्स कार बहुत पसंद है। स्पोर्ट्स कार खरीदकर कार रेस में हिस्सा लेकर रेस जीतना ही मेरा आशा है। स्पोर्ट्स कार? इतना पैसा हमारे पास कहाँ है? आपके बस की बात की नहीं है, इसलिए मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ रहा हूँ, कहकर उधर से चला गया। थोड़े दिन के बाद हिमांशु का पिताजी का देहांत हो गया था और सौरभ हिमांशु के पास आके, सुनो भाई, पिताजी गुजरने के बाद पूरा संपत्ति हमको आ गया है। पिताजी को 2 एकड़ का खेत है, एक खेत बैम्बू का है और दूसरा, कहकर कुछ बोलने वाला ही था तभी हिमांशु, मुझे उस बैम्बू का खेत का कोई जरूरी नहीं है भैया, मेरे हिस्से का संपत्ति मुझे दे दो, मैं उसे बेचकर उन पैसों से एक स्पोर्ट्स कार खरीदूंगा, उससे रेसिंग करना ही मेरा बचपन का सपना है। तुम्हारी मर्जी, मुझे मालूम है कि तुमको बचपन से स्पोर्ट्स कार खरीदना तुम्हारा सपना है, जाओ खरीद लो, कहकर उसका हिस्से का संपत्ति का कागजात उसे दे दिया। फिर हिमांशु अपना हिस्से का संपत्ति बेचकर एक रेसिंग कार को खरीद लिया। अगले दिन हिमांशु अपना कार को लेकर एक रेस में हिस्सा लिया। फिर रेस शुरू हुआ और रेस में हिमांशु सबसे आगे निकल गया। लेकिन अचानक हिमांशु का कार संतुलन खो बैठा और वो हवा में उड़कर यूं चक्कर मारकर नीचे गिर गया और टुकड़ा टुकड़ा हो गया। दूसरी तरफ सौरभ उसका बैम्बू का खेत में अच्छा सा बैम्बू को उगाकर फिर उनको एक ट्रैक्टर में डालकर उनको शहर ले जाकर अच्छे दाम पर बेचकर पैसे बनाने लगा। कुछ दिनों के बाद हिमांशु को अब क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था और सौरभ के पास आया और जो कुछ हुआ सबको उसे बताया। अरे इतना सब कुछ हो गया है, अब हम क्या करेंगे? वही तो भाई, अब क्या करेंगे कुछ मालूम नहीं चल रहा है, कहकर दोनों खेत में बैठकर सोच रहे थे। सुनो, तुमको हमेशा से स्पोर्ट्स कार बहुत पसंद है, मेरा बैम्बू का खेत बेच देता हूँ, उससे जो पैसे आएगा तुम स्पोर्ट्स कार फिर से खरीद कर रेस में भाग लो, देखना इस बार तुम जरूर जीतोगे। भाई, मेरा सपना पूरा करने के लिए आपका खेत बेचना ठीक नहीं है, सोचते हैं और कुछ उपाय के लिए, कहकर दोनों सोचने लगे। इतने में एक मुनीश्वर उधर आया। मुनीश्वर को देखकर दोनों नमस्कार किया। बच्चे, भाई होना है तो तुम लोगों जैसे होना चाहिए, तुम तो एक दूसरे के भलाई के लिए सोच रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा, बोलिए आपका क्या समस्या है? तब हिमांशु ने जो कुछ हुआ उसे समझाया। तुम तो खुद के पास सोना लगाकर इधर उधर ढूंढ रहे हो भाई, तुम लोगों के पिताजी का आशीष सब इस बैम्बू का खेत में ही है। मेरा बात सुनो और इस बैम्बू से एक स्पोर्ट्स कार तैयार करो, तुम लोगों को सब अच्छा हो जाएगा। बैम्बू से स्पोर्ट्स कार? लेकिन ये तो मुमकिन होगा कि नहीं स्वामी जी? मेरा मंत्र शक्तियों से वो संभव होगा बेटा, कहकर उसका हाथ ऐसा घुमाकर हाथ को उफ किया, बस तभी कुछ पावर उस बैम्बू का खेत में चला गया। तब हिमांशु और सौरभ बैम्बू से एक स्पोर्ट्स कार को तैयार किए और हिमांशु उनका पहला टूटा फूटा हुआ स्पोर्ट्स कार को लाकर उसका इंजन को निकालकर बैम्बू कार को लगाया। अगले दिन कार रेस में हिमांशु अपना बैम्बू कार के साथ हिस्सा लिया। सब लोग उस बैम्बू स्पोर्ट्स कार को देखकर चौंक गए। फिर रेस स्टार्ट हो गया। बैम्बू स्पोर्ट्स कार चल रहा था। हिमांशु बहुत तेजी से चलाकर सबसे आगे निकलकर उस रेस को जीत गया। वैसे ही दोनों भाई एक दूसरों की सहायता करके उस रेस में जीत गए। उसके बाद जो भी काम हो दोनों साथ मिलकर ही करने लगे थे।